वेलकम टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी और उसका टाउन प्लानिंग हम लोगों ने बात की। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग थी उसके बारे में बात की, कैसे डिस्कवरी हुई, कौन कौन से इम्पोर्टेंट शहर थे, और एक ओवर ब्रीफ व्यू हम लोगों ने लिया था। आज हम लोग देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा पार्ट, जिसमें हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस की बात करेंगे जो कुछ निर्माण कार्य हुए इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे। वो सारे इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शंस देखेंगे। इसके अलावा उनकी पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ या उनकी सोसाइटी कैसी थी, ये चीज़ें भी आज के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। अगर इसके पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें, और फिर उसके बाद ये देखेंगे तो एक बेहतर बेहतर क्लैरिटी मिलेगी, एक बेटर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की गुंजाइश ज़्यादा रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि पिछले लेक्चर में ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो थी उसकी टाउन प्लानिंग। यानी कि जो कह सकते हैं कि उसके शहर थे, सबसे बड़ी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक सिंधु घाटी सभ्यता का उसके शहर ही थे। तो शहर तो प्रॉपर डेवलप थे ही, उसमें कुछ बहुत ही बेहतरीन जो है कंस्ट्रक्शंस भी किए गए थे, और उन कंस्ट्रक्शंस को आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ये पहला कंस्ट्रक्शन है, ये एक एनिमेशन है, और ये एनिमेशन है ग्रेट बाथ का, जो कि मोहनजोदड़ो का है। इसकी रियल पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है ग्रेट बाथ, और ये ग्रेट बाथ मिला हमको मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का जो ऊपर वाला पार्ट है, अगर आपको याद होगा, हम बताए थे सारे शहर जो है दो पार्ट में डिवाइडेड होते थे। एक जो होता था वो सिटैडल होता था, जो थोड़ा सा ऊंचाई पे होता था। तो ये सिटैडल में ही पाया गया, ये जो स्ट्रक्चर है ये सिटैडल में ही पाया गया। और सिटैडल में पाए जाने का मतलब ये है कि ये जो रूलिंग क्लास थी, जो अपर कह सकते हैं क्लास के लोग थे, वही लोग इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये कि इसको ग्रेट बाथ बोला गया, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं स्विमिंग पूल है ये, नहाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और ये बहुत बड़ा था। इसकी साइज़ की अगर बात की जाए तो 11 × 7 मीटर जो है साइज़ थी, 11 यानी कि ये लंबाई, 7 मीटर इसकी चौड़ाई होती थी। और इसकी जो गहराई थी वो गहराई लगभग थी 2.43 मीटर्स, यानी कि 2.75 मीटर लगभग इसकी गहराई थी। खास बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इसी स्विमिंग पूल के किसी कोने में एक कह सकते हैं कि ड्रेनिंग के लिए, पानी को बाहर निकालने के लिए एक आउटलेट भी होता था, जहाँ से पानी बाहर निकलता था। नॉर्थ और साउथ दो साइड से यहाँ पे सीढ़ियाँ होती थी। क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा। इतने बड़े कह सकते हैं स्विमिंग पूल कह लीजिए, ग्रेट बाथ कह लीजिए, इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा। चूँकि ये सिटैडल में था, अपर क्लास के लोग शायद इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे, तो फिर भी उनके लिए भी ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि इतने बड़े स्टोरेज में पानी कलेक्ट करना ये थोड़ा सा जो है अजीब था या मुश्किल था, क्योंकि आज के टाइम की तरह मोटर या सबमर्सिबल होता नहीं था। तो इतने बड़े टैंक को पानी से हमेशा भरना, जब नहाना फिर उस पानी को बहाना, ये बड़ी बात थी। तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल कुछ स्पेशल ओकेजन पे किया जाता रहा होगा। कोई समारोह वगैरह है तो उसमें इस्तेमाल किया गया होगा, कोई फेस्टिवल वगैरह सेलिब्रेट करते हो, कोई फंक्शन होता हो, उसमें शायद इसका इस्तेमाल किया गया हो, कभी कभी ओकेजनली इसका इस्तेमाल किया गया होगा। दूसरी चीज़ ये है कि इस जो है ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिले। हालांकि ये पूरा इरोड हो चुका है तो इसमें क्लियर दिखेगा नहीं। तो चारों तरफ रूम मिले। कुछ रूम बहुत छोटे होते थे, कुछ रूम बहुत बड़े होते थे, और कुछ रूम जो है मीडियम क्लास साइज़ के होते थे। तो जो छोटे रूम होते थे, ऐसा माना जाता है कि वो नहाने के लिए या कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया होगा।
और कुछ जो मीडियम साइज़ के रूम थे, उन मीडियम साइज़ के रूम का इस्तेमाल शायद पुजारी के द्वारा नहा धो के पूजा करने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। और जो लार्ज साइज़ का होता था, उससे ये अंदाज़ा लगाया गया, चूँकि ये सिटाडेल में होता था अपर पार्ट में, तो यानी कि रूलिंग क्लास, तो हो सकता है रूलिंग क्लास कभी कोई सभा वगैरह बुलाती हो और उस सभा में बहुत से लोग इकट्ठा होते होंगे, तो उस बड़े से रूम में शायद वो सभा को संबोधित करते रहे होंगे। और उन्हीं में से किसी एक रूम में एक वेल भी पाया गया, यानी कि कुआं पाया गया, और कह सकते हैं इसी के जस्ट बगल में कुएं का होना, मतलब शायद उसी कुएं से ये लोग इसमें पानी भरते रहे होंगे। अब पानी भरने से एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि लेट बाथ का जो भी इंतज़ाम होता था वो टोटली जो है वाटर टाइट होता था, कहीं से कोई पानी का लीकेज ना हो, पानी अंदर रिस के जाए ना, इसका वो पूरा ध्यान रखते थे। तो यहाँ पे इतना बड़ा ग्रेट बाथ बना दिया, तो यहाँ पे भी इस चीज़ का इन्होंने पूरा ध्यान रखा। और जो ये ज़मीन बनाई गई, जो ताकि मतलब इसको भी वाटर टाइट बनाने की कोशिश की गई, और उसको वाटर टाइट बनाने के लिए इसको 4 लेयर्स में बनाया गया था, ताकि कहीं से पानी जो है लीक ना करे। पहली जो लेयर थी उसमें इस्तेमाल किए गए पत्थरों को पूरा बिछाया गया। सेकेंड लेयर में इस्तेमाल किया गया पकी हुई ईंटों का, और थर्ड लेयर में इस्तेमाल किया गया मोर्टार और जिप्सम का। जो जैसे पुराने ज़माने में घर बनते थे गारा मिट्टी के, उस चीज़ का इस्तेमाल किया गया। और फोर्थ लेयर जो होती थी वो होती थी बिटुमेन की, यानी कि तारकोल, जो हम लोग रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने में, रोड्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो 4 लेयर में बनाने की वजह यही थी, जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं से भी पानी लीक ना करे, पानी वो अंदर अंदर रिसे ना, और पानी को जब तक ज़रूरत हो उस वक्त के लिए उसको उसमें स्टोर किया जा सकता है। और हाइजीन का भी एक तरीके से कह सकते हैं यहाँ पे रोल देखने को मिलता है। तो ये था ग्रेट बाथ। इसके अलावा भी कुछ और स्ट्रक्चर्स थे, और उन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर में एक नाम आता है ग्रैनरीज का। ग्रैनरीज यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। और ये ग्रैनरीज कई जगहों पे पाई गई, मोहनजोदड़ो में भी पाई गई। इसके अलावा हड़प्पा में पाई गई, यही दोनों इम्पोर्टेंट भी है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा लोथल में भी पाई गई। इसके साथ साथ धोलावीरा में पाई गई, और एक शहर अगर आपको याद होगा रंगपुर, और एक शहर है राजस्थान में कालीबंगन, और भी कुछ शहर थे। तो इन सारे जगहों पे ग्रैनरीज पाई गई, अन्नागार शायद हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पे अनाज को इकट्ठा किया जाता था, स्टोर किया जाता था। ये एक तरीके का पब्लिक स्ट्रक्चर था। और अनाज को स्टोर करने का मतलब ये है कि उस टाइम पे पैसे वगैरह चलते नहीं थे, तो शायद टैक्स के तौर पे वहाँ के लोग अनाज देते रहे होंगे, तो वही अनाज यहाँ पे इकट्ठे किए जाते रहे होंगे। एक तरीके से स्टोर रूम कह सकते हैं, वेयर हाउस कह सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट 2 जगहों का है, जो एक है मोहनजोदड़ो का और एक है हड़प्पा का। ये जो पिक्चर यहाँ पे देख रहे हैं ये हड़प्पा की है। और हड़प्पा की ग्रैनरीज में खास बात ये थी कि ये 2 रोज में थी। आप देखिए यहाँ पे एक रो ये है और एक रो ये है, और दोनों ही रोज में देखेंगे तो 6-6 कमरे दिखाई देंगे। यानी कि देखिए, जैसे कि ये पहला है, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, और इधर भी टोटल ऐसे 6, दोनों साइड 6-6 कमरे हैं। और 6-6 यानी कि 12 कमरे हड़प्पा में ऐसे एक दूसरे को फेस करते हुए 2 लाइन में दिखाई पड़ते हैं। वहीं मोहनजोदड़ो में ये कमरों की संख्या 12 से बढ़ के 27 हो जाती है। इसीलिए हमने कहा कि ये 2 ग्रैनरीज जो है बहुत खास रहीं, और इतने ज़्यादा रूम पाए गए, और इसीलिए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो ग्रैनरीज पाई गई उसे बोला जाता है ग्रेट ग्रैनरीज।
ग्रेट गैनरीज बोला जाता है कहाँ कहाँ की? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। तो ये था सेकेंड जो इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन किया गया यहाँ पे, ग्रेनरीज। इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर रहे, ये एक स्ट्रक्चर है और साथ ही साथ एक स्ट्रक्चर ये है। ये स्ट्रक्चर एक कह सकते हैं कि असेंबली हॉल मानी जाती है कि ये भी मोहनजोदड़ो का था, ये भी ध्यान रहे। साथ में रनिंग नोट्स बनाते रहने चाहिए और स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस आपके सॉल्व इजीली होंगे। और इसके अलावा कुछ अदर सोर्सेज देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे या चीज़ों को नोट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉपर नोट्स लिख के नहीं दे रहे हैं बट चीज़ें ऑलमोस्ट सारी यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो चीज़ों को अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो था ये मोहनजोदड़ो का था। ये एक असेंबली हॉल माना जाता है और असेंबली हॉल माने जाने की वजह ये है कि यहाँ पे 4 लाइन में जो है 20 पिलर्स थे, 1 2 3 4 लाइन में, तो ऐसे टोटल मिला के 20 पिलर थे। और नॉर्मली जो असेंबली हॉल्स होते हैं जहाँ पे बैठक होती है, और पहले ज़माने में भी होता था और आज के टाइम तो वैसे असेंबली हॉल ऐसे कोई राजा राजशाही वगैरह चलती नहीं, तो असेंबली हॉल में बड़े बड़े पिलर्स बने होते थे, तो वैसे ही बड़े बड़े यहाँ पे पिलर्स के जो है सिंबल मिलते हैं, तो इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये एक असेंबली हॉल रहा होगा। इसके अलावा मोहनजोदड़ो से ही दूसरा जो स्ट्रक्चर मिला वो ये था, ये भी प्रॉपर बचा हुआ नहीं है और इसको देख के अंदाज़ा जो लगाया गया वो दो अंदाजे लगे जो हिस्टोरियंस बोलते हैं। कुछ हिस्टोरियन बोलते हैं कि ये कोई कॉलेज रहा होगा और कुछ हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये प्रिस्टली बिल्डिंग थी, यानी कि पुजारी के लिए रही होगी। तो दोनों में एक बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि एक्चुअली में ये क्या था, लेकिन कॉलेज वाली बात पे मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस जो है रिलाई करते हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये प्रिस्टली बिल्डिंग ना होके शायद कॉलेज ही रहा होगा। इसके अलावा धोलावीरा से कुछ स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं। ये धोलावीरा की जो है गेट गेट के कह सकते हैं एक तरीके से गेट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ था और उसके ऊपर यहाँ पे ये 10 लेटर्स लिखे हुए थे, तो शायद ये उस शहर का नाम रहा होगा, जो कि क्लियर नहीं है क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट अभी भी डिसिफर नहीं की गई है। वो लोग क्या लिखे थे, उसकी मीनिंग क्या है, वो आज तक किसी को नहीं पता है। कितने स्क्रिप्ट्स हैं? ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स मिले जो कि पिक्टोरियल फॉर्म में होते थे। यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर बनाई जाती हैं, कभी मछली की तो कभी ये तो कभी वो। तो बहरहाल अभी तक जो है डिसिफर नहीं किया गया, तो ये पता नहीं चलता है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ था। दूसरी चीज़ ये है कि इसी गेट के बगल में किसी एक साइड या तो इस साइड एक छोटा सा गार्ड रूम होता था। जैसे आप देखेंगे किसी विले में जाएंगे या किसी कंपार्टमेंट में जाएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो गेट के ही बगल में जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उसके बैठने रहने के लिए एक कमरा दिया जाता है, छोटा सा कमरा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक छोटा सा कमरा मिला, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे रहते होंगे और उनके रहने के लिए ये व्यवस्था की गई होगी। इसके साथ साथ धोलावीरा में ही हमको कुछ और स्ट्रक्चर मिले, जैसे कि ये है वाटर रिजर्वायर है, ये पानी यहाँ पे इकट्ठा किया जाता था। और इसकी वजह यह है कि धोलावीरा अगर आपको याद होगा तो कच्छ रीजन में है, यानी कि गुजरात में बिल्कुल जो है एरिड और सूखा रीजन है ये, तो पानी की यहाँ पे समस्या रहती थी। तो यहाँ पे पानी की समस्या से बचने के लिए प्रॉपर वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट किया जाता था, पानी की सुविधा का ध्यान दिया जाता था और यहाँ पे ये रिजर्वायर हमको देखने को मिलता है। इसकी जो लंबाई मानी जाती है वो लगभग 73 मीटर्स मानी जाती है, 73 मीटर नॉर्थ टू साउथ, और जो चौड़ाई इसकी मानी जाती है वो 30 मीटर मानी जाती है, यानी कि ये ईस्ट से वेस्ट। तो ये खास बात थी। बाकी धोलावीरा के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था। अपर टाउन 2 था, लोअर टाउन 1 था।
आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा धोलावीरा में एक और कह सकते हैं कि स्टेडियम जैसा स्ट्रक्चर मिला। अब ये स्टेडियम कैसे, ये लोगों को कैसे पता चला, लिखा तो था नहीं। तो एक्चुअली जो है, जो स्ट्रक्चर था वो सर्कुलर था और उसके चारों तरफ ऐसे सीढ़ी जैसे स्ट्रक्चर बने हुए थे। तो नॉर्मली ऐसी चीज़ें स्टेडियम में ही होती हैं, सीढ़ियाँ चारों तरफ बनी होती हैं ताकि लोग बैठ के वहाँ पे चीज़ों को देख सकें। तो इससे ये जो है अंदाज़ा यहाँ पे लगता है। और इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, जो रिजर्वायर इन्होंने बनाया पानी की इतनी सुविधा से, तो इसका मतलब वाटर हार्वेस्टिंग पे ध्यान दिया होगा, एग्रीकल्चर पे इन्होंने ध्यान दिया होगा। इस चीज़ का अंदाज़ा हमको इससे लगता है। तो ये ओवरऑल कुछ इम्पोर्टेंट जो कंस्ट्रक्शंस किए गए उनके बारे में चीज़ें थी। इसके अलावा हमें देखना था इनकी इकोनॉमिक लाइफ थी, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, रिलीजियस लाइफ। बट आई थिंक हमें यहीं पे लेक्चर जो है रोकना चाहिए। एंड ये चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हम सोचे कि लेक्चर जो है बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं, 30 मिनट 40 मिनट, तो शायद आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। तो अब लेक्चर जो है शॉर्ट्स बिल्कुल रहेंगे, शॉर्ट शॉर्ट बनाने का ट्राई करेंगे, हालांकि वो लंबे हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक लाइफ देख लेंगे और साथ ही साथ उनका ट्रेड क्या था और कैसे जो है उनका सिस्टम चलता था, पैसे थे नहीं थे, पैसे तो नहीं थे, बार्टर सिस्टम था। इसके अलावा उनकी सोशल लाइफ देखेंगे, कितने डिवीजन थे लेब और अलग अलग क्लासेस थी नहीं थी। और लास्ट में देखेंगे रिलीजियस लाइफ और फाइनली हम लोग देखेंगे इसका हड़प्पन कल्चर का पतन कैसे होता है, डिस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर पसंद आया होगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब भी लेक्चर अपलोड होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। और बाकी जो लोग भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके साथ ये लेक्चर शेयर करें। ज़रूरी नहीं हो जो तैयारी करते हैं वही, जो नहीं करते हैं उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। I'll meet you in next lecture or next video. Thank you.